प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो प्रकाश को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसको फिर से एक बार जान लेते हैं परिभाषा को, कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे पारदर्शी माध्यम कौन कौन हो जाएंगे? पारदर्शी माध्यम हो जाएगा हवा, कांच, स्वच्छ जल, गंदला जल जो होता है, जो माटी उटी जो मिला होता है वो नहीं, स्वच्छ जल जो होता है वह पारदर्शी माध्यम बोला जाता है। तो प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश जब करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब देखते हैं इसमें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। जैसे आप देखे होंगे कि पानी में जो छड़ी रखी हुई थी, तिरछी रखी हुई छड़ी, पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर हम तिरछी छड़ी रखते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, हम इसका फिगर से आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए कोई बाल्टी है और इसमें कोई छड़ ऐसे तिरछी करके रखी हुई है। यहाँ तक पानी की सतह है, यहाँ तक पानी की सतह। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें मान लीजिए कि ऐसे चली, दो प्रकाश की किरणें है ना, ऐसे चली, और इस पर से जो ही इधर आएगी तो यह विलंब से दूर हटते हुए एक नियम के तहत इधर आएगी, ये ऐसे करके। और यहाँ पर कोई दर्शक है जो देखता है, अगर तब उसे ये जो छड़ी है वास्तव में यहाँ से आती हुई इसे प्रतीत होगी, अर्थात ऐसे करके टेढ़ी प्रतीत होती है, ऐसे प्रतीत होगी। यहाँ से लगा कि यहाँ पर से मुड़ गया है, इस तरीके से दिखाई देती है। यानी ये यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पानी से भरी बाल्टी में तिरछी रखी हुई छड़ या छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है? तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये पानी से भरी हुई बाल्टी है, यहाँ तक पानी से भरी हुई बाल्टी है, और यहाँ पर कोई सिक्का, यहाँ पर यहाँ तक पानी भरा हुआ, तो ये यानी ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका कारण है, मान लीजिए कि ये ऐसे प्रकाश की किरणें चली यहाँ से, है ना, और इस तरीके से ये ऐसे मूव करी। यहाँ पर कोई दर्शक है जो इसको देखेगा, तो ये जो किरणें हैं लगभग संभवतः यहाँ से उसको आता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर उसको सिक्का दिखाई देगा, अर्थात क्या हुआ? उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हुआ। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव से बन जाता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डालने पर सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और उदाहरण है दैनिक जीवन में, जैसे हम देखेंगे कि पानी से भरी हुई बाल्टी जो होती है उसकी आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत क्यों होती है, अर्थात इसका पेंदी जो है ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? इसका भी आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश की चाल देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन समझ गए, प्रकाश की चाल क्या होती है? तो प्रकाश जो होती है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चालों से चलती है। प्रकाश क्या होती है? भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न चालों से चलती है। जैसे हम लोग माध्यम जो लिए थे, कौन कौन से माध्यम लिए थे? माध्यम हमने लिया था हवा, कांच और जल, स्वच्छ पानी। देखिए, जहाँ कुछ भी नहीं होता है अर्थात निर्वात, जहाँ कुछ भी नहीं है अर्थात खाली स्थान निर्वात, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात प्रकाश जो होती है निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब जल में जो इसकी चालकता जो हो जाती है, प्रकाश जो चलती है, यहाँ पर प्रकाश की चाल जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और वहीं पर कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है ना। इसको हम लोग 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड लिखते हैं। तो इस तरीके से देखें क्या कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग हो गई। प्रकाश जो होती है जिसमें ये प्रकाश की चाल क्या हुआ, निर्वात में सबसे ज़्यादा स्पीड से चली, हवा में उससे थोड़ा सा कम होता है, हवा में भी लगभग 3 लाख किलोमीटर ही होता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर होता है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई और जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश जहाँ खाली है वहाँ पर ज़्यादा स्पीड से चली और जो जो इसका घनत्व बढ़ता गया वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती गई, कम होती गई। इस तरीके से देखेंगे कि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, या इस तरीके से हम लोग इसको बातचीत कर सकते हैं कि कांच जो होता है जल की अपेक्षा प्रकाशता सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। जबकि कांच जल जो है कांच की अपेक्षा प्रकाशता विरल माध्यम है ना। ठीक उसी तरीके से हवा, आइए क्या कहता है, हवा और कांच की बात करें तो हवा जो है कांच के सापेक्ष प्रकाशता विरल माध्यम है, जबकि कांच जो है हवा के सापेक्ष प्रकाशता सघन माध्यम है। अब प्रकाश जो अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग चाल से चलती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से, क्या बोले हैं, ये मान लीजिए कि ये हवा है और ये कांच है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है, इस पर ये प्रकाश की किरणें आपतित हुई तो इस बिंदु पर हम लोग अगर लंब डाल दें तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, इसको फिर से एक बार देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट पहले क्या कहता है। प्रकाश जो होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी ऐसे झुक जाएगी। और यहीं अगर दूसरा ये होता, यहीं पर अगर ये यहाँ पर मान लीजिए कि कांच होती और ये हवा होती, हवा, तो ये जो माध्यम होता है इसमें, ये जो माध्यम होती तो इसमें ये प्रकाश की किरणें आती, यहाँ पर अविलंब डालते तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये ऐसे निकल जाती है, ये सीधा तो है, ये ऐसे करके निकलता है, ये ऐसे। तो इस जगह हम दो चीज़ देखें, प्रकाश की चाल कैसे हो गई, क्योंकि प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न चालों से चलती है। तो ये हवा से कांच में जाने पर अविलंब की ओर झुक गई, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हुआ कि अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है। अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में जो भिन्न भिन्न पद होते हैं, क्या मान लीजिए हम ये दो माध्यम लिए, हवा लिए और ये कांच या जल लिए, कोई एक माध्यम, तो सघन माध्यम ले लिए, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, कांच या हवा, कुछ भी, कांच के अतिरिक्त दूसरा भी विरल सघन माध्यम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो माध्यम लिए, किन किन माध्यमों का चुनाव किए, हवा का और कांच का, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम है। ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली, सतह को विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा है ना। ये एक किरणें इस पर आई, इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहा गया, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली
सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब ये इस बिंदु को क्या कहेंगे जिस पर ये आपतित किरणें टकराई है सतह से, तो इसको लिखेंगे कि दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आपतन। इस पर जो ये लंब डाल देते हैं, ये लंब डालेंगे, ये इसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद ये हवा है और ये कांच है, तो हम लोग जानते हैं कि विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरीके से ये प्रकाश की किरणें निकलेगी। इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। तो इसको किस तरीके से बोल सकते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने दिशा से, पूर्व दिशा से विचलित हुई किरण को या मुड़ी हुई किरण को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर कोण बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? कोण। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच के कोण जो बनता है इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। हो गया। और देख लीजिए, ये जो कोण बन रहा है ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। क्या ये? अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। अभिलंब एवं अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण क्या क्या होता है ये सब पढ़ लिया। तो अपवर्तन की व्याख्या इस तरीके से पूरी हुई। अब हमको पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। लेते हैं कांच की सिल्ली। ये कांच की सिल्ली है। ये इस तरीके से प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है। इस पर हम लोग अभिलंब डाल दिए और ये अपवर्तित किरण है। इस जगह भी अभिलंब डालेंगे तो इस तरीके से ये निकल जाएगी किरण। ये हो गया आपतित किरण। ये तो अभिलंब हम लोग जानते हैं सब लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तित किरण और इसको लिखेंगे निर्गत किरण। इसको हम लोग कल्पना कीजिए कि इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस तरीके से आती हुई प्रतीत हो, और इसको अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाए तो लगता है कि इस तरीके से हो। अब हमने क्या देखा? ये आपतित किरण है और ये क्या है? निर्गत किरण। इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, न्यूनतम अर्थात लंबवत दूरी, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, या यूं कह लीजिए आपतित किरण एवं आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अर्थात पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन से क्या होता है कि कांच के इस पार से उस पार देखेंगे तो ऊपर नीचे वस्तु दिखाई देगी। आप कहिएगा कि पार्श्विक विस्थापन का मान किस पर निर्भर करता है? तो ये जो पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई पर, कांच की जो सिल्ली होगी इसकी मोटाई पर निर्भर करती है। कांच जितना ही मोटा होगा उसकी सिल्ली पार्श्विक विस्थापन उतना ही होगा। और पतले कांच में क्या होता है? नगण्य, पार्श्विक विस्थापन नगण्य होता है। इसीलिए हम लोग कार में, बस में या तो फिर घरों में जो लगे हुए खिड़की के कांच होते हैं उससे जो बाहर देखते हैं तो पार्श्विक विस्थापन नहीं पता चलता। इसका कारण है क्या कि उन सबों से होकर के पार्श्विक विस्थापन बहुत नगण्य होता है। चूँकि कांच जो होता है पतला होता है,
इसके कारण पार्श्विक विस्थापन का पता नहीं चल पाता है। अब हम लोग आते हैं अपवर्तनांक पर कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक किसे कहा जाता है, अपवर्तनांक होता है क्या, तो हम लोग भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल को जानते हैं। अब अपवर्तनांक को जानने के लिए प्रकाश की चाल, निर्वात में हवा प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। इसका परिभाषा कहता है अपवर्तनांक का कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है। इसको दूसरे वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी सीधे लिखना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल लिखते हैं। अगर हमको हवा क्या कहता है, पानी का अपवर्तनांक निकालना है या हवा का अपवर्तनांक निकालना है, हवा का अपवर्तनांक निकालना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हवा में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल एक्यूरेट 3 लाख जो होती है मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि हवा में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, लगभग होती है। इसका जो अपवर्तनांक होता है, इसको काटते हैं तो 1 से, यानी 1 से 3 लाख से कम होती है, तो इसको क्या कहा जाता है 1.003 इसका अपवर्तनांक होता है। किसका, तो ये हवा का अपवर्तनांक होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग जल का अपवर्तनांक देखें, किसका, जल का अपवर्तनांक देखें, तो हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। और इसका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि जल का में प्रकाश की चाल जो होती है 2,25,000 होती है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कांच में प्रकाश, एक कांच का अपवर्तनांक निकालना चाहें, कांच का, तो हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और इसको डाल करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। देखिएगा तो हवा का अपवर्तनांक या वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। केरोसिन का जो अपवर्तनांक होता है 1.44 होता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। टारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक है वह 1.63 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 है। पिघला क्वार्टर जो होता है इसका अपवर्तनांक 1.46 है। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.61 तक होता है। फ्लिंट कांच जो होता है इसका अपवर्तनांक 1.53 से लेकर 1.96 तक होता है। कनाडा बाल्सम जो है इसका अपवर्तनांक 1.53 होता है। माणिक्य का अपवर्तनांक 1.71 होता है। नीलम का अपवर्तनांक 1.77 होता है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है। और हमेशा अक्सर, यानी अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले जो है क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया यह विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अविलंब को ऐसे दिखाइए, क्या आप बोले हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
दूसरा कहता है किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम फिर से पढ़ लें। किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, तो कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात इसको हम लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। एक नियतांक हो गया। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछ दे कि स्नेल का नियम लिखे, तो इसको हम लिखेंगे कि किसी प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसका व्यंजक जो होगा साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक।